नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाड़ी में। और ये हमारी 10वीं क्लास है। हम लोग देख रहे हैं यूपी टेट 2025 के लिए मैथ की क्लास। हमारी जो क्लास चल रही है वो है एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम और एचसीएफ की जो पहली क्लास है वो हो चुकी है। ये हमारी दूसरी क्लास है। कल हम लोग देखे थे पिछली वाली क्लास में कि अपवर्त क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है, और समापवर्त क्या होता है और समापवर्तक क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे कि लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्तक और दो संख्याओं का तथा उनके लासा और मासा से संबंध क्या होता है। फिर हम देखेंगे बिंदुओं का लासा और मासा, और फिर दशमलव संख्याओं का लासा और मासा। लासा और मासा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है, किस तरीके से हम किसी भी संख्या का, किस मेथड के द्वारा हम लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। साथ ही साथ हम अंत में आपको एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताएंगे जिसके द्वारा आप 2 मिनट में ही किसी भी संख्या का लासा और मासा अर्थात एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, ट्रिक को जरूर देखें कि जिससे हमारा जो समय है वो एग्जाम में बच सके। हमें एग्जाम में अपने समय को भी बचाना है, तो इसलिए हम उसके बेस को भी पढ़ेंगे भी। मतलब जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकालने की जो मेथड है, जो तरीका है, जो उसका बेस है, वो तो हम जरूर पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम ट्रिक को भी देखेंगे कि किस तरीके से हम आसानी से जो है एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो अंत तक वीडियो जरूर देखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले लासा क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त, और इसके बाद देखेंगे मासा क्या होता है। सबसे पहले एलसीएम देख लेते हैं, एलसीएम क्या होता है, कैसे निकालते हैं। एलसीएम का मतलब है, लघुत्तम मतलब होता है सबसे छोटा। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि समापवर्त किसे कहते हैं। समापवर्त का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं में से ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समापवर्त बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, समापवर्त वर्त बोलते हैं। लघुत्तम का मतलब है कि ऐसा समापवर्त जो उसमें सबसे छोटा हो, अर्थात लघुत्तम समापवर्त का मतलब है कि सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमें देखना है कि कैसे हम एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उसका बेस क्या है। एलसीएम निकालने की दो विधि है। एक को हम कहते हैं गुणनखंड विधि, एक को हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं गुणनखंड विधि, और दूसरे को बोलते हैं भाग विधि। एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं गुणनखंड विधि, दूसरी होती है हमारी भाग विधि। गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं कि दी गई संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या करते हैं, दी गई संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास तीन संख्याएं हैं, एक है 16, 18 और 48। 16, 18 और 48, और कहा जाए कि हमें इनका एलसीएम निकालना है गुणनखंड विधि से। क्या निकालना है, लासा निकालना है गुणनखंड विधि से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 16, 18 और 48 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 16, 18, 48 के क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड हम कल के वीडियो में, मतलब लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब है किसी भी संख्या के वे गुणनखंड जो एक अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो 16 का हम अगर अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 16 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16। ऐसे ही अगर हम 18 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो इस 18 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 दूनी 18। और 48 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16 या 48। ठीक, ये हम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 16 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम भाग देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। 2 अट्ठे 16। फिर उसके बाद हम देखेंगे अगर 2 से कट रहा है तो काटते जाएंगे जब तक कटेगा, जब तक एक ना आ जाए। फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एक 2। ऐसे ही 18 को अगर काटेंगे तो 2 9 18। 2 से नहीं कटेगा तो इसके बाद देखेंगे कि 2 से बड़ी कौन सी अभाज्य संख्या है। 2 से बड़ी है 3। 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9, और तब तक काटेंगे जब तक कि एक ना जाए। इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक, तो 16, 18 और 48 के जब अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे
तो हमें ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन है या जो किसी में कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे, और उसके बाद जो संख्याएं बचेंगी हम उसे भी लिख लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो दो जो है ये तीनों में कॉमन है, तो एक बार हम दो यहाँ पे लिख लेंगे, फिर गुणे, फिर यहाँ से देखें तो एक दो यहाँ पे और एक दो इसके साथ यहाँ पे, तो एक दो यहाँ से आ जाएगा, फिर उसके बाद ये दो भी यहाँ पे से आ जाएगा, फिर उसके बाद जो चौथा दो है वो यहाँ से आ जाएगा, फिर उसके बाद तीन बचे हैं, तो एक तीन जो है इसके साथ जोड़ा बनाएगा, तो एक तीन यहाँ पे आ जाएगा, और फिर उसके बाद बचेगा हमारे पास केवल एक तीन, इस तीन को भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब जो है इसका गुणा करेंगे तो दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी 16, और 16 तीन 48, और 48 का अगर तीन से गुणा करेंगे तो आएगा 144, 144। इसका मतलब है कि 16, 18 और 48 का जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 144। ये हमारी हो गई गुणनखंड विधि। ये हमारी क्या हो गई, गुणनखंड विधि। एग्जाम में आपको जो विधि आसान लगे उससे आप सवाल लगाइएगा, और उसके बाद हम लास्ट में एक ट्रिक भी बताएंगे, आप उसके द्वारा भी एलसीएम निकाल सकते हैं। भाग विधि क्या है? भाग विधि का मतलब है कि 16, 18 और 48 तीनों को हम एक साथ भाग देते हैं। तीनों को हम क्या करेंगे, एक साथ भाग देंगे। किससे भाग देंगे, अभाज्य संख्या। किससे भाग देंगे, अभाज्य संख्या से। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। तो सबसे पहले हम किससे भाग देंगे, सबसे पहले हम भाग देंगे 2 से। 2 से भाग देंगे तो आएगा 2 8 16, ये 2 9 18, और ये भी कटेगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर इसके बाद देखेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 9 नहीं कटेगा, 9 को ऐसे लिख लेंगे, 24 को काटेंगे तो आएगा 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पे आ जाएगा 9, इसको काटेंगे 2 छंग 12। अभी भी 2 से कटेगा, 2 एक नम 2, ये आ जाएगा 9, 2 तिहाई 6। अब अगर देखें तो ये 2 से हमारा नहीं कटेगा, इस बार हम इसको भाग देंगे 3 से। 3 से करेंगे तो एक यहाँ पे आ जाएगा, ये होगा 3 त्रिक का 9, और ये होगा 3 एक नम 3। फिर उसके बाद 3 से ये कटेगा, तब तक काटना है जब तक कि नीचे पूरी संख्या 1 ना आ जाए। ठीक, अब ये हमारे हो गए 16, 18 और 48 के भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड। तीनों के जो आएंगे अभाज्य गुणनखंड वो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 2 बार है हमारा 3। इसका गुणा करेंगे, यही चीज यहाँ पे भी आई हुई है, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144। तो ये हो गई हमारी भाग विधि। ये कौन सी विधि हो गई, भाग विधि से संख्याओं का लासा निकालना। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारे पास दो विधि है किसी भी संख्या का लघुत्तम समापवर्ग अर्थात एलसीएम निकालने की विधि। ये हमारा है जो है कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से हम किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर हमें एग्जाम में कम समय में किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना है, किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना है, इसके लिए जो बहुत जबरदस्त ट्रिक है वो ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास जो संख्या दी गई थी, कौन सी दी गई थी, 16, 18 और 48। 16, 18 और 48। ठीक, इसका हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, सीधे से सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं आरोही क्रम में। आरोही का क्रम में मतलब है कि इसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। किस क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर 48 आ जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 48 है। अब हम देखेंगे कि 48 जो है वो तीनों संख्या से, जो और दो संख्या है या जितनी भी संख्या है उससे कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर देखें तो 16 से 48 हमारी संख्या कट रही है। 48 को जो है वो 16 जो है पूर्णतः विभाजित कर रही है, लेकिन जो है 48 को 18 जो है ये पूर्णतः विभाजित नहीं कर रही है। अगर 48 को 18 पूर्णतः विभाजित नहीं कर रही, मान लेते हैं यहाँ पे अगर कोई ऐसी संख्या होती जो इसको पूर्णतः विभाजित करती 48 को, तो उन तीनों का एलसीएम कितना हो जाता, 48 हो जाता। लेकिन अगर 18 जो है यहाँ पे 48 को विभाजित नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे, 48 को गुणा कर देंगे 2 से। 48 को जब 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 एक 9। अब देखेंगे कि 96 को जो है वो जो दूसरी संख्या है, क्योंकि 48 को 16 विभाजित कर रहा था, 48 को 16 क्या कर रहा था, विभाजित कर रहा था, तो अब हमें 16 से मतलब नहीं है। अब हमें देखना है कि जो 18 है वो 48 को अगर विभाजित नहीं कर रहा है, तो 48 का हम 2 से गुणा करेंगे, कितना आया, 96। अगर 96 को देखेंगे ये 18 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
96 को अगर हम 18 से विभाजित करेंगे तो 18 पंचे 90 और 18 छक्का 108, ये भी 18 से विभाजित नहीं होगा। अगर ये 18 से विभाजित नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, अगर ये 18 से विभाजित हो जाता तो जो है इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाता है, 96 आ जाता है। लेकिन ये 18 से विभाजित नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 48 का फिर एक 3 से गुणा करेंगे। 48 का कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तब आएगा 144। अब अगर 144 को हम 18 से डिवाइड करते हैं तो 18 मिली 36, 18 54, 18 72, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144। इसका मतलब है कि 144 जो है ये 18 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। इसका मतलब 144 जो हो जाएगा ये 16, 18 और 48 की क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को ट्रिक ये समझ में आया होगा। ठीक, एचसीएफ में भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसका बेस क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम कैसे जो है एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने की भी दो विधि है। एचसीएफ निकालने की भी कितनी विधि है, दो विधि है। एक को बोलते हैं हम गुणनखंड विधि, एक को क्या बोलते हैं हम, गुणनखंड विधि। एक हमारी हो जाएगी गुणनखंड विधि और दूसरी हो जाएगी हमारी भाग विधि। दोनों विधि से हम समझेंगे कि हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिसके द्वारा हम एचसीएफ को भी आसानी से 2 मिनट में निकाल सकते हैं। तो चलिए गुणनखंड विधि में देख लेते हैं। सबसे पहले गुणनखंड विधि में हमें वही करना है जैसे हमने एलसीएम में किया था। हमें क्या करना है, सबसे पहले दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या करना है, दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो मान लीजिए हमारे पास संख्या है 8, 36 और 44। क्या है, 8, 36 और 44। और कहा जाए कि इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम तीनों का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड 8 का निकालेंगे तो 8 का आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। 36 का निकाल लेंगे तो 36 का आएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। इसके बाद अगर हम 44 का निकाल लेंगे, 44 का आएगा 2 दूनी 4 और 4 ग्रह में 44। ठीक, इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड वैसे ही निकाल लेंगे जैसे हमने एलसीएम में निकाला था, यहाँ पे टेबल बना के। ठीक, इस तरीके से जो टेबल बना के हमने अलग अलग निकाला था। इसके बाद अब देखेंगे कि एचसीएफ अर्थात मासा इसका क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा जो तीनों में संख्या कॉमन होगी, जो संख्या तीनों में कॉमन होगी वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 कॉमन है तो 1 2 यहाँ से आ जाएगा गुणे। उसके बाद 1 2 और कॉमन है, इसको भी हम यहाँ पे उतार लेंगे। उसके बाद जितनी संख्याएं कॉमन नहीं होंगी उसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो हमें मिल गया 2 गुणे 2। इसका एचसीएफ आ जाएगा 2 दूनी 4। इसका मतलब 8, 36 और 44 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8, 36 और 44 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो महत्तम समापवर्तक मतलब क्या हुआ, महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई अभाज्य गुणनखंड। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। अब हम लोग देखेंगे भाग विधि से हम लोग कैसे एचसीएफ निकालते हैं। भाग विधि से कैसे एचसीएफ निकालते हैं। भाग विधि से एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि संख्याओं में भाग देंगे। कैसे भाग देंगे, सबसे पहले हम 8 से भाग करेंगे 36 में। 8 से भाग करेंगे किसमें, 36 में। 36 को चलिए भाग करते हैं 8 से। 8 से अगर 36 में भाग देने पर अगर ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, ठीक, तो हम 8 से फिर भाग देंगे 44 में। फिर 44 को अगर 8 से भाग देने पर ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है तो इन तीनों का जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 8। ठीक, लेकिन अगर मान लेते हैं ये विभाजित नहीं होती, यहाँ पे देखें तो 36 को हम क्या करते हैं, 8 से विभाजित करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 8 पंचे 40 और 8 चौक 32। यहाँ पे देखें तो ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, जब भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा, 36 में से 32 घटाएंगे, शेषफल कितना आएगा, 4। जो शेषफल आएगा इस शेषफल से हम पहले वाले जो भाजक है उसको फिर से भाग करेंगे। जो हमारा शेषफल आएगा उससे हम पहले वाले भाजक को हम क्या करेंगे, फिर से भाग करेंगे।
ये प्रक्रिया हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि शेषफल हमारा शून्य न हो जाए, अर्थात शेषफल से हम उसके पिछले वाले भाजक को भाग देंगे। अब 4 से हम 8 में भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, शेषफल कितना आ गया? शून्य। शून्य आने पर ये जो 4 हो गया, ये तो हो गया 8 और 36 का HCF। ये किसका हो गया? 8 और 36 का HCF। लेकिन हमें 8 36 के साथ साथ हमें 44 का भी HCF देखना है। तो अब यहाँ पे जो 8 4 आया है, जो यहाँ पे 4 आया है, 4 से हम भाग करेंगे 44 में, और फिर यही सेम प्रक्रिया हम यहाँ पे दोहराएंगे जब तक कि शेषफल हमारा 0 ना आ जाए। तो 4 से अगर हम 44 को भाग करेंगे तो 4 एक 4 कट जाएगा, 4 और 4 एक 4 कट गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे शेषफल कितना आ गया? शून्य आ गया। तो जो हमारा अंतिम भाजक है, जो हमारा अंतिम भाजक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? दी गई संख्याओं का HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दी गई संख्याओं का HCF हो जाएगा। ठीक। एक सवाल हम और देख लेते हैं इसी तरीके से एग्जाम्पल। जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या है आपकी 27, दूसरी है आपकी 72 और तीसरी है 114। ठीक। इसे हमें भाग देना है। अगर गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो यहाँ पे हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। भाग विधि से निकालेंगे तो भाग विधि से देख लेते हैं। 72 को हम भाग करेंगे 27 से, 72 को हम भाग करेंगे 27 से, 27 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 27 दूना 54, 54। यहाँ पे घटाएंगे तो शेषफल आएगा 18। शेषफल क्या आएगा? 18। ठीक। अब यहाँ पे जो शेषफल आया, इससे हम पहले वाले भाजक को भाग दे देंगे। तो 27 में भाग करेंगे 18 से तो आएगा 18 करना 18, फिर शेषफल आ गया हमारा 9। अब 9 से हम भाग करेंगे किसमें? इसके पहले वाले भाजक में 18 में, तो 9 दूनी 18, शेषफल हमारा क्या आ गया? शून्य। तो इसका मतलब हम यहाँ से हमारा क्या मिला कि 27 और 72 का जो HCF हुआ वो कितना हुआ? 9। 27 और HCF का कितना हुआ? 27 और 72 का HCF कितना हुआ? 9। लेकिन हमें 114 का भी HCF निकालना है, मतलब साथ में 114 का भी देखना है। तो जो अंतिम भाजक है 9, 9 से हम भाग करेंगे 114 में, और सेम यही प्रक्रिया तब तक अपनाएंगे जब तक कि शेषफल शून्य ना आए। अब 9 से 114 में भाग करेंगे तो 9 एक 9 आया 2, 4 और 9 दूनी 18। यहाँ पे शेषफल कितना आया? 6 आया। 18 और 6 24। अब 6 से हम भाग करेंगे इसके पहले वाले भाजक को 9 को, तो आएगा 6 6, शेषफल कितना आया? 3। अब 3 से हम भाग करेंगे 6 में, तो 3 से 6 में भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, शेषफल कितना आया? शून्य आया। जब शेषफल शून्य आ जाए तो जो अंतिम भाजक हो गया, यही हो गया हमारा HCF 3। किसका HCF है? ये हो गया हमारा 27, 72 और 114 का HCF। ठीक है। अब इस तरीके से हम गुणनखंड विधि या भाग विधि से जो है किसी भी संख्या का HCF निकाल सकते हैं। ठीक। अब हमें जो है अगर ट्रिक के द्वारा निकालना है कि हम कैसे आसानी से जो है किसी भी संख्या का HCF निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास संख्या है 27, 72 और 114। हमें निकालना है HCF। इसको भी हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। किस क्रम में लिख लेते हैं? आरोही क्रम। जब हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो जो सबसे छोटी संख्या है, यहाँ पे लासा में क्या लेते हैं हम? LCM में सबसे बड़ी संख्या। ठीक। ट्रिक में हम क्या यूज करते थे? सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पे ट्रिक में हम क्या यूज करेंगे? सबसे छोटी संख्या। जो सबसे छोटी संख्या है उसको हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। क्योंकि यह 2 से जो है पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, इसलिए हम 2 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी हम उससे भाग करेंगे। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है 3। अब हम इससे भाग करेंगे 3 से। जब हम इससे 3 से भाग करेंगे तो आएगा 3 नवा 27, 3 नवा 27। ठीक। भाग करने से पहले हम ये देख लेंगे कि 27 जो है क्या वो 72 और 114 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर 27 114 या 72 को पूर्णतः विभाजित कर देता, अगर पहली वाली संख्या जो सबसे छोटी संख्या है वो अगर अन्य दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती, तो जो सबसे छोटी संख्या है वही हो जाती इसका HCF। लेकिन अगर मान लीजिए विभाजित नहीं करता है तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे 27 को जो है यहाँ पे 27 को क्या करेंगे? 27 को सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। क्योंकि 27 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए हम दूसरी अभाज्य संख्या 3 से भाग करेंगे। जब 3 से भाग करेंगे तो 3 नवा
27। अब 9 को हम चेक करेंगे कि क्या 9 से ये तीनों संख्याएं विभाजित हो रही है या नहीं हो रही। 9 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, विभाज्यता का नियम हम पढ़ चुके हैं कि अगर संख्याओं का योग 9 से विभाजित होता है, संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो 7 और 2 ये तो फिलहाल 9 से विभाजित हो गए ही, 7 और 2 9 ये भी 9 से विभाजित होगा, लेकिन ये 4 एक 5 और एक 6 ये 9 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब 9 इसका एचसीएफ नहीं होगा। अब क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे भाग दे देंगे तो जो 9 आया, 9 को हम फिर से भाग करेंगे 3 से। 9 को हम क्या करेंगे, फिर से भाग करेंगे 3 से। जब 3 से भाग करेंगे तो 3 तिरिक्का 9, कितना आ गया 3। अब देखेंगे कि 3 से क्या ये तीनों संख्याएं विभाजित होती हैं या नहीं होती। तो ये कट जाएगा 3 से, 7 2 9 ये भी 3 से कट जाएगा, और 4 2 6 ये भी संख्याएं भी 3 से कट जाएंगे। इसका मतलब है इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल हम और देख लेते हैं, इसी ट्रिक पे लगा लेते हैं। हमारे पास संख्या क्या थी, 8 36 और 44। 8 36 और 44 हमने क्या किया, इसको आरोही क्रम में लिख लिया। हम इसको आरोही क्रम में लिखने के बाद जो सबसे छोटी संख्या है 8 से हम 36 और 44 में भाग देते हैं। तो 8 से 36 में भाग देंगे नहीं कटेगा, 8 से 44 में भाग देंगे ये भी नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, हम 8 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे। 8 को जब सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे तो आएगा 4। 4 को हम देखेंगे तो 4 दूनी 8, 4 नवाई 36, 4 ग्राम में 44। इसका मतलब है 4 से तीनों संख्याएं कट रही हैं, तो 4 हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इन तीनों का एचसीएफ। ठीक है, इस तरीके से हम ट्रिक के द्वारा भी जो है एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे हो गए एचसीएफ वाले टॉपिक। इसके बाद इसमें संबंधित जो सवाल है उसको भी हम देखेंगे। वीवाईक्यू का हम एक सेक्शन लेके आएंगे, ठीक, उसकी भी क्लास लेके आएंगे। वहां पे हम देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम से किस तरीके की सवालें पूछी जाती हैं। इसके बाद हम इसमें दो टॉपिक और हैं, उसको भी देख लेते हैं। दो संख्याओं तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ में संबंध क्या है। एलसीएम और एचसीएफ में संबंध क्या, अर्थात लासा और मासा में क्या संबंध है। इस पे भी सवाल एग्जाम में पूछी जाती हैं इससे संबंधित। तो दो संख्याएं, मान लीजिए एक संख्या है ए और दूसरी संख्या है बी। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं कि कहा जाए कि दो संख्याएं हैं 4 और 8, क्या है 4 और 8, और इनका जो मासा है, उनका जो मासा है वो क्या है 4 है। उनका मासा कितना है 4 है। तो लासा हमको निकालना है, क्या निकालना है, लासा हमको निकालना है। तो यही संख्या, यही फार्मूला हम लगा देंगे, यहाँ से लासा निकाल लेंगे। तो 4 गुणे 8 बटे 4 बराबर लासा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, लासा बराबर आ जाएगा 8। तो ये हमारा जो फार्मूला है इस पे भी सवालें आती हैं। ठीक है, ये फार्मूले के बाद हम देख लेते हैं, एक टॉपिक हमारा है कि हम भिन्नों का लासा कैसे निकालते हैं। भिन्नों का लासा और भिन्नों का मासा। भिन्नों का लासा और भिन्नों का मासा, अर्थात भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ। भिन्नों का एलसीएम का जो फार्मूला होता है वो होता है कि हमें निकालना है अंश का लासा। लासा में हम निकालते हैं अंश का लासा और हर का निकालते हैं मासा। ठीक, जबकि मासा में हम लोग क्या करते हैं, हम अंश का निकालते हैं मासा। हमें अगर भिन्नों का मासा निकालना है तो क्या करेंगे, अंश का निकालेंगे मासा और हर का निकालेंगे लासा। ठीक, तो अगर हमें भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, अंश का एलसीएम निकाल लेंगे, जबकि हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। और अगर हमें भिन्नों का एचसीएफ निकालना है, मासा निकालना है, तो हम वहां पे अंश का मासा निकालेंगे, जबकि हर का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए हमें इसी तरीके से दशमलव संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम दशमलव को सबसे पहले बदलेंगे भिन्न में। हम दशमलव को किस में बदलेंगे, बदलेंगे भिन्न में। दशमलव को जब हम भिन्न में बदल देंगे तो हम उससे उसका क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। फिर जब उसका एलसीएम और एचसीएफ आ जाएगा तो फिर उसे हम फिर से किस में बदल लेंगे, दशमलव में बदल लेंगे। उसका एचसीएफ या एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, फिर हम उसको भिन्न से फिर से दशमलव में बदल लेंगे। ठीक,
तो एक सवाल हम इस पे देख लेते हैं जिसमें हमारा भिन्नों वाला एलसीएम एचसीएफ भी हो जाएगा और हमारे दशमलव वाले भी एलसीएम एचसीएफ हो जाएंगे। जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि एक संख्या है, कोई भी उदाहरण लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास है कि 3.6, 1.2 और 4.8। ठीक है, 3.6, 1.2 और 4.8, इसका मान लीजिए हमें निकालना है एलसीएम। ठीक, तो हमने क्या बताया, सबसे पहले हम इसको बदलेंगे भिन्न में। भिन्न में बदलेंगे तो 3.6 को लिख सकते हैं 36/10, 1.2 को लिख सकते हैं 12/10 और 4.8 को लिख सकते हैं 48/10। अब हमने क्या बताया कि हमें अगर एलसीएम निकालना है, हमें अंश का क्या निकालना पड़ेगा, अंश का निकालना पड़ेगा एलसीएम। और हर का हमें क्या निकालना पड़ेगा, हर का हमें निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो 36, 12 और 48 का हमें निकालना है एलसीएम। 36, 12 और 48 अर्थात 12, 36 और 48 को हमने आरोही क्रम में लिख लिया। इसका हमें निकालना है एलसीएम। ठीक, हमने क्या बताया कि एलसीएम निकालने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या है, एलसीएम निकालने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या है, हम देखेंगे कि क्या वो जो है अन्य दोनों संख्याओं से विभाजित होती है या नहीं होती। अन्य दोनों संख्याओं से विभाजित होती है नहीं होती। तो देख लेते हैं, 48 हमारा 12 से कट जाता है और 48 हमारा 36 से भी कट जाता है। इसका मतलब है कि 12 चौक 48, 36 से हमारा 48 नहीं कटेगा, सॉरी 48 हमारा 12 से तो कट रहा है लेकिन 36 से हमारा 48 नहीं कट रहा है। अगर 36 से 48 नहीं कट रहा है तो हम 48 में गुणा करेंगे 2 से। हमने बताया कि क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, 1 9, 96। 96 में हमारा जो है 36 से नहीं कटेगा, ये हमारा 36 से नहीं कटेगा। तो हम फिर से 48 में गुणा करेंगे 3 से, कितना आएगा, 8 3 24, 4 3 12, 2 14, 144। 144 जो है ये हमारा 36 से पूरी तरीके से कट जाएगा। इसका मतलब है जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 144। और 10 का हमें एचसीएफ निकालना है, क्योंकि तीनों संख्याएं 10 हैं तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसको भाग दे देंगे तो ये हमारा हो गया भिन्नों का एलसीएम। अब इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा 14.4। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो संख्याएं दी गई थी 3.6, 1.2 और 4.8, उसका जो एचसीएफ हो जाएगा, सॉरी उसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 14.4। ठीक है, यहाँ पे तो ये हमारा हो गया एलसीएम भिन्नों का और दशमलव का एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। ऐसे ही अगर हम इसका एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, ये तीनों संख्याओं का हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर हमारा एचसीएफ हो जाएगा, नीचे हमारा एलसीएम हो जाएगा। और हम एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद फिर से उसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तब हमको क्या मिल जाएगा, दशमलव संख्याओं का एचसीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे हो गए एलसीएम और एचसीएम वाले चैप्टर कि किस तरीके से हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं और कैसे दो संख्याओं तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ में संबंध होता है, फिर भिन्नों का लासा और मासा कैसे निकालते हैं, और फिर दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक, एग्जाम में जो सवालें आती हैं इसके एप्लीकेशन बेस्ड भी सवालें आती हैं और सीधे सीधे भी सवालें आती हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर से या एलसीएम एचसीएफ से किस तरीके की सवालें एग्जाम में पूछी जाती हैं। वहाँ पे हम कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे और ट्रिक भी लगाएंगे और दोनों के माध्यम से हम सवालों को हल करेंगे। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।